साइको गुरु टीम का मेन जो है नाम से ही क्लियर है, साइको मीन्स माइंड। माइंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो साइकोलॉजी में आ जाती हैं। तो साइको गुरु टीम का मेन पर्पज़ है कि सबका माइंड जो है हेल्दी रहे, फिट रहे, है ना। जो भी इनके गुरु साइको गुरु टीम के संपर्क में आए तो उनका माइंड हर प्रकार से हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, एक ही इसका मेन पर्पज़ है। तो एज ए डॉक्टर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ है जिससे हमारे माइंड को प्रॉब्लम होती है, उसका शुरुआती जो लक्षण है, सबसे जो बेसिक सिम्टम है, वो शुरू कहाँ से होती है माइंड की प्रॉब्लम। और वो कहते हैं अगर शुरू में ही बीमारी को पकड़ लें तो फिर बड़ी बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते रहते हैं तो फिर वो बड़ी बीमारी में बदल जाती है। फिर उसका इलाज भी मुश्किल हो जाता है और हर तरह से उससे हमें प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती है। तो वो शुरुआती लक्षण क्या है, हर किसी को होता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको वो लक्षण ना आए। लेकिन जो उस लक्षण को समझ के उसको हैंडल कर लेगा, मैनेज कर लेगा, उससे छुटकारा पा लेगा, तो वो बड़ी उससे प्रॉब्लम से बच जाएगा और माइंड उसका हेल्दी रहेगा। लेकिन अगर हमने उसको इग्नोर कर दिया, उसके साथ लेके चलते रहे तो एक दिन उसने बड़ी दिमागी प्रॉब्लम में जाना ही जाना है। बड़ी दिमागी प्रॉब्लम जैसे ओसीडी हो गया, फोबिया हो गया, डिप्रेशन होगी, है ना, इंसोम्निया हो गया, साइकोसिस होगी, ये सारी बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे दिमागी उसका लक्षण क्या है, एंग्जाइटी कह लो, इरिटेबिलिटी कह लो, इरिटेशन कह लो, है ना। तो एंग्जाइटी शुरुआत है इसकी। अगर एंग्जाइटी का कारण देख के एंग्जाइटी को दूर कर लें तो हम अपने दिमाग को तंदुरुस्त रख सकते हैं। दिमाग मान लो भाई, तंदुरुस्ती ना होने का ये नहीं है कि भाई डिप्रेशन ये तो है ही है, और क्या प्रॉब्लम इससे एसोसिएटेड होएंगी। अगर एंग्जाइटी को आपने नहीं हैंडल किया, कंसंट्रेशन पावर कम हो जाएगी, डिसीजन पावर कम हो जाएगी, मैनेजिंग पावर कम हो जाएगी। जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है लाइफ में वो भी नहीं हैंडल कर पाएंगे हम। वो छोटी सी बात होएगी, बल्कि उसको हम हैंडल करेंगे, लेकिन वो हैंडल उसको ठीक होने के बजाय और बिगाड़ देंगे, है ना। तो ये भी दिमागी मान लो प्रॉब्लम्स केवल डिप्रेशन और फोबिया और ओसीडी तक ही लिमिटेड नहीं है। उस दिमाग को ये प्रॉब्लम ना भी हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में सफ़र करेंगी, है ना। तो हमारे रिलेशंस ख़राब होएंगे, हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये बच्चों में अक्सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बच्चों की मेमोरी पे इफ़ेक्ट होता है, कंसंट्रेशन पावर पे इफ़ेक्ट होता है, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है। फिर शारीरिक बीमारियां जैसे माइग्रेन रहने लग गया, सर्वाइकल रहने लग गया, पेट खराब रहने लग गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें फिर पकड़ती रहती हैं उसको। तो बेसिक जड़ क्या है जहाँ से शुरुआत हुई, वो है एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको एंग्जाइटी ना हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम उसको बीमारी नहीं समझते। हम सोचते हैं ये तो इसका स्वभाव है, चिड़चिड़ापन तो ये ऐसे ही है, चिड़चिड़ा, ऐसा नहीं है। हम उसको बीमारी नहीं समझते। हम बीमारी उसको समझते हैं जब वो बड़ी बन जाती है, डिप्रेशन है, फिर हम कहते हैं हाँ ये तो बीमारी है ना। ओसीडी है, ये तो बीमारी है। एंग्जाइटी को कोई बीमारी नहीं गिनता। अगर हमने एंग्जाइटी को पकड़ के उसको ट्रीट किया होता तो आज आपको ओसीडी ना होती, आज किसी को डिप्रेशन ना हो। अगर एंग्जाइटी तो एंग्जाइटी से तो हर कोई निकलता है। जिसने उसको मैनेज कर लिया वो बच जाएगा, जिसने नहीं मैनेज किया तो वो। तो एंग्जाइटी में सबसे बड़ा जो सावधानी बरतनी है वो क्या है, किस चीज़ से ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, ये देखना। सबसे ज़्यादा किस चीज़ से एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी ज़्यादा ये होएगी, चाहे वो बच्चा, बचपन में ही शुरू हो जाती है एंग्जाइटी। ऐसा बच्चे भी कम होंगे जिनको एंग्जाइटी ना हो। एंग्जाइटी का कारण मेन है, अगर आप किसी की ज़्यादती सहते हो। वो कह रहे हैं ना, जुल्म करना भी पाप है और जुल्म सहना भी पाप है। अगर कोई आपको डोमिनेट करता है और उसको आप सहते रहते हो, उसको कोई ठीक नहीं करते, तो वो एंग्जाइटी पैदा कर रही है आपके अंदर, है ना। कोई आपके साथ जाती हो रही है,
कोई आपके साथ ऐसी चीज़ हो रही है जिसके लिए आपका कोई कसूर नहीं है, आपको उसकी सज़ा मिल रही है, जहाँ आपके ऊपर उस तरह का कोई लक्षण लग रहा है, तो वो सारी एंग्जाइटी पैदा करेंगे। तो अगर आप उसको सहते रहोगे, सहते, खासकर लेडीज़ का होता है, ससुराल में गई, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, या उनको ऐसे कोई ताने मारता है या कोई और करता है, तो वो उनको एंग्जाइटी पैदा करती है। अब वो 10 साल 20 साल एंग्जाइटी को सहती रहती हैं, फिर जो मोस्टली वो डिप्रेशन में जाएंगी 40-50 की एज के बाद जाएंगी, क्योंकि माइंड की एक बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, माइंड की परमात्मा ने एक बड़ी कैपेसिटी दी है। ऐसा नहीं कि 10 दिन एंग्जाइटी हुई आज ही मेरे को डिप्रेशन हो जाएगी, सालों चलती रहती है एंग्जाइटी, फिर वो परमानेंट उसमें चले जाते हैं, क्रॉनिक हो जाती है डिप्रेशन। तो वो एज जैसे ना भाई, मान लो भाई हम अभी ओवरवेट हैं, खाना पीना भी हमारा ठीक नहीं, तो एक एज तक तो वो चलता रहेगा, जैसे आप 50 को क्रॉस करोगे फिर वो बीमारियां पकड़ेंगी, है ना, पर तब उसका कोई इलाज नहीं होता। तो इसलिए अगर एंग्जाइटी को बीमारी समझ के हम इसको ठीक कर लें तो हमें बाद वाली एज में इन चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा। ये जो आप यंग एज में आपको ओसीडी आई, ये क्यों, मेजर कॉज क्या है? बचपन में एंग्जाइटी आपको ज़्यादा रही, चाहे फैमिली प्रॉब्लम को लेके ले लो, चाहे किसी माँ बाप से वो लगा लो कि हमारे से जुदा हो गए, अगर छोटी उम्र में बचपन में कोई मदर चले गए, फादर चले गए, या कोई ट्रेजेडी होगी, वो एंग्जाइटी करेगी बच्चे को, है ना। अगर फादर ज़्यादा गुस्से वाला है, घर में ज़्यादा क्लेश रहता है, वो बच्चे को एंग्जाइटी करती है। अब बच्चे को डांटो ना, लेकिन अगर बच्चा घर में देखे भी झगड़े वाला माहौल है, जहाँ कोई इस तरह की बात है, जब उसके फादर टेंशन में है या मदर टेंशन में, बच्चे को एंग्जाइटी होएगी। पेरेंट्स कहते हैं भी हम तो बच्चे को तो कुछ नहीं कहते, लेकिन बच्चा आपसे इमोशनली जुड़ा हुआ है। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पेरेंट्स को एंग्जाइटी नहीं होएगी। अगर बच्चा बीमार होता है, माँ बाप को कितनी टेंशन होती है। तो ऐसे क्यों सोचते हो भी आप ही जुड़े हुए बच्चे से, अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो, तो उल्टा क्यों नहीं होएगा? आपको प्रॉब्लम है तो बच्चा क्यों नहीं डिस्टर्ब होएगा? तो बच्चा डिस्टर्ब होएगा, है ना। तो हम सोचते हैं, क्योंकि हमें लगता है भी हमारी एंग्जाइटी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एंग्जाइटी को देख के बच्चा, आपकी एंग्जाइटी को देख के बच्चा भी एंग्जाइटी में आ जाता है, चाहे उसको पता हो चाहे ना पता हो, पर उसके सबकॉन्शियस माइंड में एंग्जाइटी क्रिएट होने लग जाती है। उसको एक अंदर डर बैठने लग जाता है। जब कोई फादर मदर झगड़ते हैं तो उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है, एक ज़िंदगी के प्रति नफ़रत पैदा हो जाती है। उसको लगता है यही ज़िंदगी है, शायद अगर यही ज़िंदगी है तो फिर क्या फ़ायदा जीने का। तो वो ज़िंदगी से डाइवर्ट होने लग जाता है उसकी खुशी से। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, एक भी घर में एक भी बंदे को अगर एंग्जाइटी है तो पूरे परिवार को उसकी एंग्जाइटी इफ़ेक्ट करेगी, पूरे परिवार को, खासकर बच्चों को। तो इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी है भी अपनी एंग्जाइटी तो ठीक करनी है, अगर घर में किसी की भी एंग्जाइटी है तो उसको भी ठीक करना है, समझिए, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हर बंदा, आप लोग अब आए हो जहाँ पे, तो आप इस बात को अब समझ सकते हो। जो और मेंबर जो नहीं इस तरह के उसमें इन टच हैं, तो उनको तो इन चीज़ों का नहीं पता। तो आपको अपनी एंग्जाइटी तो दूर करनी है। घर में जितने भी आपके इन टच हैं उनको भी आपने देखना है ना। तो एंग्जाइटी से बचने का क्या मेन वो है कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है तो उसको उसी टाइम सॉल्व करो। मैं ये नहीं कह रहा भी आप उसको लेके झगड़ा करो किसी से, वो तो और एंग्जाइटी बढ़ा देगा, है ना। अगर आपको कोई गलत बात कहता तो उसको प्यार से भी कहा जाता, भी ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी आपकी, है ना। अगर अगला नहीं सुनता तो जो आदमी से तो आप दूरी बना सकते हो, है ना। मान लो आपका कोई दोस्त है, आपको किसी बात पे बार बार इरिटेट करता, आपने रिक्वेस्ट की भी प्लीज़ मेरे को ऐसी बातें ना कहो, तो मेरे को मैं हर्ट होता हूँ, है ना। तो अगर वो नहीं सुनता तो फिर उससे गैप बना लो आप, है ना। तो वो तो बहुत ईजी है। कोई आप ऑफिस में काम करते हो, आप स्टूडेंट हो, आपका कोई फ्रेंड है जो आपको लगता है भी उसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है, उसकी किसी एक्शन की वजह से, है ना। तो मान लो कई लोग हैं आपके पास बैठ के स्मोकिंग करेंगे, आपको एंग्जाइटी होती है उससे, वो कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मान लो कोई ना सुने तो आप अपनी दूरी बना लो।
लेकिन ऐसा ना हो कि एंजाइटी चलती रहे चलती रहे चलती रहे अंदर। टॉलरेट नहीं करना है ज़्यादा टॉलरेट नहीं करना ना, एंजाइटी को खुला नहीं छोड़ना कि कोई नहीं चलने दो, ऐसा नहीं करना, है ना। तो उसको मैनेज करो। सपोज आपने कोई बच्चे ने ऐसा कोर्स ले लिया, है ना, जो उसके बस का नहीं है, या उसका इतना अंदर पोटेंशियल नहीं है वो उसको हैंडल कर सके। अब देखा होगा कोटा में कितने बच्चे सुसाइड करते हैं सर। कोटा में तो छोड़ो, जिन्होंने आईआईटी में एडमिशन ले लिया, आईआईटी कानपुर खासकर, कितने बच्चे सुसाइड करते हैं आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद। हुआ क्या, पेरेंट्स ने एक टारगेट दे दिया कि भाई ठीक है, तू हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तू ही हमें ये करेगा, तेरे पे ही सारी उम्मीदें हैं, तू पढ़ेगा तो तेरी बहन की शादी होएगी, है ना। इस तरह कर करके उसके दिमाग में इतना भर दिया कि भाई कुछ भी करो, मेरे को तो कुछ बनना ही है। लेकिन उसमें पोटेंशियल है नहीं, उतना पोटेंशियल है नहीं, तो फिर क्या होएगा। उसको लगता है कि भी, उसको पता लग गया कोटा जाके कि भी मैं नहीं बन पाऊँगा, आईआईटी में नहीं निकल पाऊँगा, लेकिन वापस जाना नहीं चाहता। उसको लगता है फिर मेरे पेरेंट्स को मेरे से इतनी उम्मीदें हैं, अब मैं क्या मुंह लेके घर जाऊँगा, क्या मुंह दिखाऊँगा, अपने आप को गिल्ट फील होने लग जाता है। तो फिर वो सोचता है इससे अच्छा है अपनी लाइफ को सुसाइड कर लेते। तो उसके सुसाइड के लिए, वो सुसाइड नहीं है, जैसे 3 इडियट में कहा था, वो मर्डर है। करीना कपूर उसको कहती है ना, वायरस को कि मेरे भाई का वो नहीं था, सुसाइड नहीं था, मर्डर था। ये बात उसने बोला बेटी ने अपने बाप को कि मेरा भाई तेरी वजह से मरा। देखिए ये फिल्म है ना, ये डायलॉग था। तो मैं कह रहा हूँ कितने पेरेंट्स, हालांकि हर पेरेंट कहता है हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, कितने पेरेंट, ओशो कह रहे जितना नुकसान पेरेंट्स करते हैं बच्चों को दुनिया में कोई नहीं करता है। जानबूझ के नहीं, अनजाने में। अनजाने में क्या नुकसान करते हैं, उसको एंग्जाइटी पैदा करते हैं। उसको कह दिया भी तू फर्स्ट आना है, तो बच्चे में पोटेंशियल है नहीं, तो एंग्जाइटी पैदा होएगी, है ना। उसको कह दिया ये बनना है, वो ये नहीं देखते भी इसका पोटेंशियल क्या है ना। बच्चे को पहले सर्च करो भी इसमें ये चीज़ है, फिर हम उसको उसके अकॉर्डिंगली चीज़ दें, तो उसमें वो एक्सेलेंस परफॉर्मेंस देगा, बच्चा भी खुश होएगा, हमें भी खुश होएगी। अब ऐसी चीज़ दे दो जो वो कर नहीं सकता, तो क्यों नहीं एंग्जाइटी होएगी, उसको एंग्जाइटी होएगी। मतलब बच्चे हैं, बच्चों को आप कह दो भाई बोलना नहीं, शरारत नहीं करनी, बैठ जाओ, है ना। ये तो मैंने देखा ही है आप लोगों ने, तो उसको एंग्जाइटी पैदा हो जाएगी। बच्चे को हिलना डुलना ना हो, कह दो भी बैठ जा कुछ नहीं करना, तो वो उसको आप क्या कर रहे हो, उसको एंग्जाइटी पैदा कर रहे हो। क्योंकि जो उसकी ऊर्जा है, जो ऊर्जा उसको रेडिएट हो रही है, वो कहाँ जाएगी, वो अंदर ही सिकड़गी, अंदर सिकड़गी तो वो उसके एंग्जाइटी पैदा करेगी, मैं इसका क्या करूँ, है ना। तो मैं कह रहा हूँ जानबूझ के नहीं, अनजाने में जिन चीज़ों का हमें पता ही नहीं, हम कब किसको एंग्जाइटी दे रहे हैं हमें पता ही नहीं लगता, है ना। तो बच्चों को कभी भी, इससे अच्छा है भी, आपको लगता है भी यहाँ माहौल नहीं है, बच्चे वो करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो बेटर है आप सेक्रीफाइस करो। खुद तो कुछ करना नहीं, बच्चों से करवाना। भाई आप बच्चों को लेके बाहर चले जाओ ना, ना हम तो यहीं बैठेंगे, बच्चों आप यहाँ बैठ जाओ तो कुर्बानी देने की बजाय कुर्बानी मांग रहे हैं है ना। तो ये नहीं करना तो एंग्जाइटी देने के बहुत सारे वो हैं, तरीके हैं, बहुत सारे, मान लो ना इस तरह के बहुत सारी। मैं ये वाला तो मेरा मेन काम नहीं है, साइको काउंसलिंग, ये तो रजिंदर जी और इनका है, ये तो मैं तो ऐसे ही आ गया इनके साथ। मेरा मेन है रिलेशनशिप को लेके, एंग्जाइटी को लेके, भाई खुश कैसे रहना ज़िंदगी में। मैं पेशेंट्स को कम डील करता हूँ या फिर स्पिरिचुअल उस पर मेरी ज़्यादा स्टडी है ना। ओसीडी के चलते सर जो माइंडसेट बन गया हम लोग का, इसको सर कैसे चेंज किया जाए कि मतलब इमोशंस वही आ रहे हैं, नॉर्मल पीपल को दूसरा इमोशंस आ रहा है, लेकिन हम लोग ओसीडी के चलते माइंडसेट जो बना है, इसको कैसे चेंज करें। ये बताया था जितेंद्र को कल, 2 ही तरीके हैं क्या, तो अपने आप को वैसा बना लेना ना, एक एक शब्द में 2 ही चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, ज्ञान और ध्यान।
ज्ञान और ध्यान। एक तो नॉलेज चाहिए उसके लिए, है ना। जैसे आपको एंग्जाइटी आ रही है, एक माइंड सेट हो गया, अब इसको रीप्रोग्राम करना है, हमको क्रिएटिव थॉट कैसे करना है, इसके लिए नॉलेज चाहिए। तो जैसे अपने 5 दिन ये नॉलेज आपने शेयर की, राजेंद्र जी, एस जी, ये सब ने, है ना, लेकिन इससे इतने से बात नहीं बनेगी, ये कॉन्टीन्यूस चाहिए नॉलेज, है ना। आप इंजीनियर बनना है, कोई 1 साल में तो बन नहीं जाओगे, +2 12 साल, +4 साल 16 साल लगे। तो ऐसे ही ये जो अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है, या माइंड को हेल्दी करना है, या जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसके लिए हमें कॉन्टीन्यूस नॉलेज चाहिए। उसके लिए डेली आपको किसी ना किसी मोटिवेटर का, मतलब किसी ना किसी में ब्रांडेड का सुनना है। मैंने देखा है ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है, जो कहीं से भी किसी को भी आप यूट्यूब पे सुन लेते हो, देख लेते हो, जो पर्सन नॉलेज है वो ख़राब करती है ना। किसी किसी का सुन के बनाते हैं वीडियो। हाँ, जैसे आपने सबने सुन लेते हो कि भाई मेडिसिन तो कभी नहीं लेनी चाहिए, मेडिसिन से तो ये हो जाता है, ये आपका माइंड सेट हो गया। ये किन किन लोगों से सुना है, जिनको उस मेडिसिन के बारे में ABC भी नहीं पता, उन लोगों ने ये भ्रम फैलाया। क्यों? अगर वो मेडिसिन की बात ना करें तो फिर उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी। मैं ये नहीं कह रहा काउंसलिंग का रोल नहीं, काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है, पर यहाँ मेडिसिन की ज़रूरत है, हमें वो देनी ही पड़ेगी, लेनी। लेकिन आप लोगों का मोस्टली मैंने देखा है, सबका माइंड सेट होता है, यहाँ आने के बाद वो शुरू करते हैं, पर पहले उनका माइंड सेट इतना स्ट्रांग होता है कि दवाई नहीं लेनी, कुछ भी हो जाए, चाहे सुसाइड कर लूँ, दवाई नहीं लूँगा क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं। मैं मतलब उनको मरना मंजूर है, दवाई नहीं लेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ डेली नॉलेज लेनी है, लेकिन 5 से 10 स्पीकर्स की लिस्ट बना लो आप। जैसे राजेंद्र जी की बहुत वीडियो आती हैं, इनकी भी हैं, ईशा फाउंडेशन वाले हैं, रविशंकर जी हैं, ओशो है। ओशो के पास ही इतना कुछ है कि और कुछ सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं, और उस पर तो आप टॉपिक भी डाल सकते हो भाई, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। जैसे स्टूडेंट लाइफ में तो एक ही प्रॉब्लम होती है, प्यार प्यार, है ना, लड़की लड़का, ये इसमें तो उसमें डाल लोगे ओशो ऑन लव, वो आ जाएगा, फिर तो आपको उसी में गाइडलाइन मिल जाएगी, है ना। तो और शादी वाले बंदे को तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी, शादी होगी, किसी से प्यार हो गया, वो भी बोला ओशो ने, तो किसी को ज़रूरत हो तो अगला देख सकते। तो हर चीज़ पे बोला हुआ ओशो ने, अकेला धार्मिक वो नहीं बोला। बच्चों को कैसे ग्रो करना है, बच्चों का क्या दें, इस पे भी ओशो ने बोला है। मतलब हर कोई ऐसा 650 बुक्स हैं उनकी, 650। तो ज़्यादातर स्पिरिचुअल लीडर हैं, जैसे रविशंकर जी हैं, आपको धार्मिक पे ही बोलेंगे, शिवानी है ये सोशल उस पर ही बोलेगी ज़्यादा। ओशो एक ऐसे वो हुए हैं स्पीकर जिन्होंने ज़िंदगी के हर सब्जेक्ट पे बोला है, तो इसलिए अगर उनको सुनने में मज़ा आ रहा है तो मेरे ख्याल फिर किसी और की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, है ना। सेकंड नंबर पे मैं शिवानी को ज़्यादा सुनता हूँ। समाज में कैसे रहना वो शिवानी ने बेस्ट बताया, अपने मन को शांत कैसे रखना वो ओशो ने बेस्ट बताया। तो दोनों को मैं 90% मेरा जो है वो शिवानी और ओशो का है। बाकी फिर कभी कभी कोई टॉपिक पर्टिकुलर आ जाता है, किसी को भी सुन लो फिर, पर अनजान जो है ना ऐसे ही डाल देते हैं, जो इलिटरेट अनपढ़ लोग ना अपना अपना वैसे ही डाल रहे हैं, उसको नहीं सुनना आपने। गुरुजी ओशो अपना लाइफ में मतलब 1 लाख से ज़्यादा बुक पढ़े हैं। हाँ, उन्होंने तो सबको पढ़ा ना, सबकी बायोग्राफी पढ़ी, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, मीरा, सबको, एवरीथिंग। 7 से 8 बुक। जितने एनलाइटन लोग हुए सबकी बायोग्राफी पढ़ी उन्होंने पहले भी। वो लोग जैसे सी जी बता रहे थे, उन्होंने पहले ये देखा भी ये लोगों में क्या क्वालिटीज़ थी जो ये इतना ऊंचा उठे। तो जब उन्होंने क्वालिटीज़ का पता लग गया कि भी इन बातों की वजह से जो ऊपर उठे, वही बात उन्होंने फॉलो कर ली, वो भी उठ गए। है ना। तो अगर हमें ये पता लग जाए ना भी इनकी सक्सेस का ये कारण है, तो हम भी उसको फॉलो कर लें तो हम भी सक्सेसफुल हो जाएं। तो जो वो कह रहे हैं भी जो लोग पहुँचे हैं जिस फील्ड में, आप इंजीनियर बनना, जो पहले बने, आप उनको स्टडी करो भी वो कैसे गए वहाँ तक, तो आपको भी हेल्प मिलेगी, है ना। तो मेरा मतलब है भाई आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो एंग्जाइटी कहीं से भी आ रही है, एक दिन के लिए भी उसको पेंडिंग ना छोड़ो। आपसे किसी की कोई बात हो गई, देखो बातें तो होती रहती हैं आपस में, किसी दोस्त के साथ, हस्बैंड वाइफ, किसी के साथ,
तो उस बात को मतलब एक रूल बना लो भाई, अगले दिन उसको कंटिन्यू नहीं करना। रात को 12 बजे से पहले पहले उसी डेट में मसला हल होना चाहिए, आर जा पार, पर एंजाइटी ना रहे। कुछ समय के लिए छोड़ना नहीं चाहिए, है मतलब कुछ सप्रेस नहीं पेंडिंग नहीं छोड़ना, स्प्रेस भी नहीं करना, स्प्रेस भी दिन के लिए टालना भी नहीं चाहिए, कितना दिन के बाद हम एंजाइटी सही कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा ऐसा कुछ। कैसे। जैसे मान लीजिए आज एंजाइटी हो रहा है आपको किसी हाँ से, तो उस एंजाइटी को उसी दिन सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। हाँ उसी ये नहीं दिन, कि हमको एक ना 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 ना, क्योंकि वो 1 महीने के अंतराल में वो सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा वो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। न्यूरोट्रांसमीटर आपकी ड्रेनेज, बैटरी को लैपटॉप को ऑन करके छोड़ दिया तो आपने बंद नहीं किया अगर, तो बैटरी ड्रेन होएगी कि नहीं होएगी, उसकी लाइफ कम होएगी कि नहीं होएगी। ये मोटी सी बात है, तो साइंस स्टूडेंट हो। तो अगर इसमें कोई फाइल खोल के छोड़ दी आपकी, मान लो इनसे कोई बात होगी, आपने सॉल्व नहीं किया, क्लियर नहीं किया, तो आपने एक फ़ाइल ओपन कर दी, जब तक वो बंद नहीं करोगे आपकी एनर्जी सेरोटोनिन ड्रेन होती रहेगी। मेरा सर क्या कि अवॉइड करते हैं हम चीज़ को। जैसे हमको वहाँ पे जाना है तो हमको मतलब हम वहाँ से हमको यहाँ पे पहुँचना है तो उस रूट से भी जा सकते हैं, इस रूट से भी जा सकते हैं। हाँ। तो एंजाइटी उस रूट से होगी, लेकिन मेरा काम इधर से चल जा रहा है तो हम इधर से चले जाएंगे, तो लेकिन उस रूट वाला एंजाइटी क्या मेरे को दिक्कत डालेगा सर? हाँ वो तो करेगा। फिर मेरा मतलब है आपको पहले तो ये देखना है कि भी मेरे को एंजाइटी है, फिर ये देखना है ये आ कहाँ से रही है, और जहाँ से आ रही है फिर उस पर फोकस करो भी इसको दूर कैसे करना। जैसे आपको लगा भी ओसीडी से मेरे को वो हो रहा है ना, तो मैंने बताया भी ये दोनों कंसेप्ट, जब तक आप एंजाइटी को सॉल्व नहीं करोगे, एंजाइटी तो ओसीडी से नहीं आ रही, एंजाइटी ओसीडी से सिर्फ ईआरपी करोगे जब, तब थोड़ी सी एंजाइटी होगी। लेकिन अभी एंजाइटी और कितने सोर्सेज हैं जहाँ से आ रही है, अगर उनको बंद नहीं करोगे तो ओसीडी ठीक नहीं हो सकती। दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से। आपका सारा फोकस ओसीडी पे है, अभी ओसीडी को ठीक कर लूँ, ओसीडी को ठीक कर लूँ, लेकिन आप कभी उस पर ध्यान नहीं करते भी एंजाइटी को ठीक कर लूँ जो आ रही है, उसको आप नहीं हैंडल कर रहे, सिर्फ आप इसको चाहते हो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। प्रेम और ध्यान ऐसा चीज है कि मतलब कितना भी इनमी हो उसको काट देगा लाइफ में। आपने ध्यान से क्या लेना है इस उम्र में, प्रेम करो आप। आप ध्यान करने लगे फिर हम क्या करेंगे। तो ये सबके लिए है ये। दूसरा पॉइंट सर, हाँ, माइंडसेट का दूसरा पॉइंट क्या है? ज्ञान और ध्यान। ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, नॉलेज ये कहती है कि भाई सपोज फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट जो हुआ, मैंने इनको तो पता है मेरे 10 लाख रुपए डूब गए अभी लेटेस्ट ये बात। अब देखो उससे एंजाइटी हुई मेरे को, है ना, और मेरा रूल है कि भाई एक दिन से ज़्यादा एंजाइटी, चाहे कोई भी कारण कोई भी हो, अगले दिन रात को 12 बजे से पहले पहले उसको वो करना। ये मेरा मैंने अपना ये संकल्प लिया हुआ। अब बात बड़ी है, एंजाइटी भी बड़ी थी, पर ये तो क्लियर है कि भी 12 बजे से पहले पहले उसको हटाना है। तो कैसे हटेगी ये? अब 12 बजे से पहले पहले वो ऐसा तो है नहीं वो पैसे दे जाएगा मेरे को। है ना। तो वहाँ ज्ञान, अब मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल ये रहा भी, ज्ञान और ध्यान दो ही चीज़ें हैं जो आपकी एंजाइटी दूर कर। वहाँ ध्यान नहीं काम करेगा, वहाँ ज्ञान काम करेगा। नॉलेज ये कहती है, हमारे शास्त्रों की नॉलेज, ये सबको पता है कि जन्म मरण, यश अपयश, लाभ हानि, ये परमात्मा ने अपने हाथ में रखा हो। ये तो आप सब एग्री करते हो ना, है ना। तो अब ये नॉलेज मेरे को थी, अब मैंने उसको इस पे अप्लाई किया कि लाभ हानि, है ना, हानि हुई है 10 लाख की, तो ये जिसने की है उसने नहीं की, उसके ऑर्डर के बिना छोटी मोटी ठगी तो कोई कर सकता है अपने लेवल पे। अगर 10 लाख की हानि हुई है, ये ऊपर से ऑर्डर आते हैं, अगर ऊपर से ऑर्डर नहीं है तो कोई बंदा मेरे साथ ठगी नहीं कर सकता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है भी 10 लाख रुपए मेरे मान। ये ज्ञान ये कहता है ना। तो मैं उसको यहाँ अप्लाई किया कि भाई ठीक है, ये कार्मिक अकाउंट है कि किसे पिछले जन्मों का हिसाब हमें इस जन्म में करना पड़ता है। अगर मैंने उसके 10 लाख रुपए किसी वजह से किए होंगे इधर उधर, तो वो इस जन्म में हिसाब पूरा हो गया।
ठीक है, वो ज्ञान यहाँ अप्लाई होएगा। लॉ ऑफ कर्मा, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा, कि जो भी हमारे साथ हो रहा है ऐसे नहीं हो जाएगा सडनली किसी ने कुछ कर दिया, है ना, तो वो हमें जो लॉ ऑफ कर्मा नज़र नहीं आता, है ना, तो लेकिन वो यहाँ अप्लाई होएगा कि अगर हमने किसी को किसी का कुछ किया था तो वो हमें देना पड़ेगा कर्जा, है ना। एक तो ये अप्लाई हो गया। तो दूसरा ये भी उसके जो है, अगर चलो मैंने नहीं देना था, उसने मेरा मार लिया इस बार, दूसरा ये है पॉसिबिलिटी, तो वो कहीं नहीं जा सकता, वो एक फिक्स डिपॉजिट में पड़ा है। अगर मेरा था वो अपने आप वो दे के जाएगा, वापस आएगा ही, इस जन्म नहीं आएगा तो अगले जन्म में आ जाएगा, है ना। एफडी में आप बना ही देते हैं है ना, तो वो ज्ञान यहाँ अप्लाई हुआ। तो 12 बजे से पहले पहले वो ख़त्म हो गया। तो बट सर उसके लिए तो मान लीजिए अगर कोई एक्शन करके कुछ उस चीज़ को पाना चाहे और हम एक्शन ना करें और फिर ये सब सोचे कि नहीं ये मेरा कर्म कैसे हो रहा है, तो ये तो सही नहीं है। एक्शन तो कर दिया, एक्शन मान लीजिए एक्शन तो किए मैंने, अच्छा एक्शन एक्शन ये किए कि भाई जो लोग उसको जानते थे उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि भाई ऐसे है ना, तो वो कह रहे कोई नहीं हम ट्राई करेंगे, भाई उनसे बात करें। अब मैं जो कर सकता हूँ, अब मैं तो उसको कुछ कह नहीं सकता, उसने फ़ोन ही बंद कर दिया, तो जो कॉमन फ्रेंड थे उनको बता दिया, है ना। तो उन्होंने मेरे को ब्लैंक चेक दे रखा था और लेटर दे रखा है कि रिसीव का, तो वो मैंने वकील से बात कर ली, भी इसका क्या एक्शन तो आप डालोगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके बाद लास्ट लेकिन आप ये मान के चलोगे भी ये हो सकता है ना आए, हो सकता है आ जाए, मतलब चांसेस ज़्यादा ये हैं भी नहीं आएंगे, है ना। एक्शन तो करना ही है, एक्शन तो कर दिए, लेकिन एक्शन का रिजल्ट तो पता नहीं, आप कोर्ट में केस करते हो 5-5 साल तक फैसला नहीं होता। अब अगर एक्शन के रिजल्ट को मैं वेट करता रहूँ, फिर 5 साल के लिए तो एंग्जाइटी चलती रहेगी मेरी, तो 5 साल बाद मेरे को मिल भी गए, तो जो मेरे को 5 साल एंग्जाइटी रही, टेंशन रही, उसका क्या होएगा, उसका मुआवजा कौन देगा, जब उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। वो बंदा मेरे पैसे मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो मेरे को 5 साल मैं टेंशन में रहूँगा उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि टेंशन तो उसने नहीं दी, टेंशन तो मैं दे रहा हूँ अपना। देखो अगर 10 लाख टेंशन देते होते तो 10 लाख उसने मारे, फिर मेरे को टेंशन होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए, पर क्यों हुई तो नहीं है, फिर इसका मतलब 10 लाख तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है टेंशन के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैं ही खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। एक बंदे के 10 लाख मर गए तो उसको टेंशन है, एक को नहीं है, तो 10 लाख तो इसका मतलब जिम्मेवार नहीं हुए ना, ये बात समझने वाली है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये आपने बड़ा सही क्वेश्चन पूछा है, जो भी हम कर सकते हैं लीगली, है ना, लीगली जो भी कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। अब क्या है कि मैं वहाँ लड़ाई तो कर नहीं सकता उसके साथ, तो मैं लीगल एक्शन जो भी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी किया जा सकता है, पंचायत कर सकते हैं, जो भी वो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं उनसे वो वापस आ जाएंगी। अगर मेरा जोर इस पे अभी कुछ भी हो जाए, मैंने वापस निकलवाने हैं, तो मैं लगा रहूँगा उसमें, लगा रहूँगा दिन रात, फिर सोचता रहूँगा उसके बारे में, और आने के चांस तो फिर भी बहुत कम है। तो मैं अपना सारा जो है एंग्जाइटी, है ना, तो 5 साल बाद एंग्जाइटी तो ख़त्म हो जाएगी जब पैसे आ गए, लेकिन उस एंग्जाइटी ने जो मेरे ब्रेन में मेरे न्यूरॉन्स को डैमेज कर दिया, मेरे ब्रेन को जो नुकसान कर दिया, वो तो वापस नहीं आ सकता ना, ये चीज़ समझने वाली है। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, इसलिए हर कोई अपनी ज़िंदगी में अगर ये रूल बना ले, मेरे पास कितने कपल्स काउंसलिंग के लिए, मैं उनको बस एक ही कहता हूँ, रूषा रे थी, उसने 3 बार एक्सटेंशन ले लिया काउंसलिंग के लिए, 15 सीटिंग वो ले चुके हैं, उसको एक ही बात से फ़ायदा हुआ, वो कह रही मैं झगड़ा तो भाई मैं नहीं रोक सकती, पति को तो मैं डांटूंगी, है ना, उसकी आदत है, मतलब कह रही मेरे को मज़ा आता है हाँ, IIT है उसका हस्बैंड, नोएडा में बहुत बड़ी कंपनी में है, उनका अपना फ्लैट है नोएडा में। लव मैरिज नहीं, मैरिज तो अरेंज ही है ज़्यादातर पॉसिबिलिटी आता है। हाँ, तो कह रही, मैंने उसको कहा भाई तू थोड़ा शांत रहा करना, कह रही सर ये तो नहीं हो सकता। मैं कहा चलो ठीक है तो मैं कहा चल एक काम कर,
तू जो है ये रूल बना लो, रात को 12 बजे से पहले पहले हम जो है भी दोनों भी जो है एक का मुँह उधर एक का मुँह इधर ऐसे नहीं सोएंगे, भी दोनों प्यार से सोएंगे। तो कहने लगी ठीक है ये तो मैं कर लूँगी। तो वो फिर झगड़ा, तो अब उसकी फीडबैक करती भी झगड़ा तो होता है पर मैं उसको ठीक कर लेती हूँ। अब तो कह रही थी 12 भी नहीं बजने देती, मैं बस घंटे में ही ठीक कर लेती हूँ। कह रही फिर मैं जो 5-6 घंटे धीरे धीरे लड़ना होता है मैं फटाफट लड़ देती हूँ, जो बोलना सारा कुछ फटाफट फटाफट बोली जाती। बोलना तो थोड़ा ही होता है पर वो 4 घंटे में बोलो या 4 मिनट में। तो उससे उसका ओसीडी ठीक हो गया। शी बेसिकली शी वाज ए पेशेंट ऑफ ओसीडी, कंटेमिनेशन ओसीडी। तो अब वो बिल्कुल ठीक है, शी इज़ वेरी हैप्पी। वो यहाँ भी आने के लिए कह रही थी कोरोना ठीक हो जाए तो आप सब लोग ये कल्ला ये नहीं, आप सारे लोग ये रूल बना लो भाई, आप जो है अभी हम घटनाओं को नहीं रोक सकते, किसी बात पे आपको गुस्सा ना आए इसको नहीं रोक सकते, क्योंकि उसके लिए तो बहुत प्रज्ञा चाहिए, हर कोई बंदा बुद्ध नहीं बन सकता। लेकिन एक काम कर सकते हैं, उसको ठीक जल्दी कर लो, वापस जल्दी आ जाओ, रास्ते से ना भटकें। ये अभी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा बड़े जो संत होते हैं, नहीं आप नहीं भटकना नहीं चाहिए, मन को मत भटकने दो, मैं नहीं ये कहता, मैं कह रहा हूँ जितना मर्जी कोशिश कर लो मन तो भटकेगा। है ना। तो बच्चा, अब जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा जितना मर्जी कोशिश कर लो, बच्चा टिक के नहीं बैठेगा, वो इधर उधर भागेगा ही। अब जरा सा आँख इधर हुई पता ही नहीं लगेगा बच्चा कहाँ गया, 5 मिनट बाद नहीं होता ऐसे, तो वो तो भागेगा, मन हमारा बच्चे की तरह भागेगा। तो हम कर कह सकते हैं भी उसको पकड़ के जल्दी वापस ले आए। अगर हिमांशु की तरह भाग गया, अगर आपने ना ध्यान किया होता आधा घंटा तो बस फिर हमको किसी चीज से गंदगी लग रही है तो हम उसको सोचते हैं कि ये चीज गंदा है, हम इसको आज नहीं टच करेंगे, 1 महीने बाद टच करेंगे। तो इससे हमारा क्या इफेक्ट पड़, ये मतलब क्या इसका भी अभी गंदगी लगी हुई है। हाँ, इसको अभी हम एक्सपोजर नहीं कर रहे, हम सोच रहे हैं इसको टाल के 1 महीने बाद करेंगे। तो इससे हमारा जो एंजाइटी का ये सबकॉन्शियस में ज़्यादा दिक्कत डालेगा सर? नहीं, वो तो एक पर्टिकुलर हम थेरेपी ले रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। नहीं, आप बोले कि तुरंत सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए कि हाँ वो 12 बजे से पहले कर लेना तो अच्छा रहता है। हाँ, अगर हम वो तो इस कारण हम नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ओसीडी तो एक अलग सब्जेक्ट हो गया ना, ये तो हमें जो थेरेपीज हैं स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। मैं कह रहा हूँ इन एडिशन टू ओसीडी कितने और होंगे जहाँ से हमें एंजाइटी आ रही है। नहीं सर, अगर ओसीडी का एंजाइटी है तो सर हाँ, ओसीडी एंजाइटी की तो जो आपको बताई गई है ना थेरेपीज, नहीं जो आपका थेरेपी इस पर लागू नहीं होगा सर? नहीं, इस पे लागू नहीं होएगा। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसको हम टेक्निकली सॉल्व करेंगे। मैं ज़्यादा ये कह रहा हूँ भी जो ओसीडी को एक बार अलग रख के और आप देखो कहाँ कहाँ से एंजाइटी आ रही है, उस एंजाइटी को जब तक हम नहीं उसको हैंडल करेंगे हमारी ओसीडी ठीक नहीं होगी। मैं ये बात कर, लेकिन जब ओसीडी की बात करते हैं, जब ERP के टाइम एंजाइटी आती है, जब ऐसे आती है, उसको हम एक स्पेसिफिक थेरेपी के अंडर ही कवर करेंगे। जो राजेंद्र जी ने बताया, जो भी बताया था ना, वो एक अलग पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया। वो मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि जैसे मैंने कल कहा था मेरे को ओसीडी है, मेरे को ओसीडी क्यों है या ठीक हो, ये भी एक एंजाइटी पैदा कर रही है। मैंने कल ये बात कही भी है तो है, मारो गोली ओसीडी को, छोड़ो रहने दो ओसीडी को, एंजाइटी ना पैदा करो उससे। मैं ये बात कह रहा हूँ। ओसीडी का मैं ये भी नहीं कह रहा भी ओसीडी को ट्रीट ना कराओ, उसके लिए जो आप कर रहे हो, आप कर रहे हो ऑलरेडी, आप इतनी दूर से आए ओसीडी को ठीक करने के लिए आए। जो आपको राजेंद्र जी ने होमवर्क दिया जो और बताया वो भी ओसीडी को ठीक करने, लेकिन फिर भी उसको हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन उसकी एंजाइटी ना लो कि मेरी ठीक क्यों नहीं हो रही, मेरे को क्यों होगी, मैंने ऐसा क्या पाप किया था, ये हो गया वो हो गया। ये चीज़ें आपको एंजाइटी बढ़ाएंगे, एंजाइटी बढ़ेगी तो ओसीडी ठीक नहीं होएगी। समझ रहे हो मेरी बात आप? मान लो मैंने देखा किसी को पहली बार बताओ भी तेरे को शुगर की बीमारी होगी, उसकी एंजाइटी एकदम बढ़ जाएगी। मैं क्या इस तरह उछलने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह उछलोगे तो शुगर और बढ़ जाएगी, क्योंकि एंजाइटी से शुगर बढ़ती है। किसी को बता दे तेरे को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो एकदम ऐसे होगा,
तो फिर उसको कहना है भाई तू इसकी टेंशन ना ले, भी मेरे को बीमारी है। अब बीमारी तो जो है इसका इलाज करेंगे, पर तू अगर इसको स्ट्रेस में आएगा, एंजाइटी करेगा, तो ये तेरी डायबिटीज़ कभी ठीक। अब डायबिटीज़ का सबसे मेजर कारण क्या है? एंजाइटी है। जिन लोगों को एंजाइटी रहेगी उनकी शुगर की बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, वो कितनी गोलियां खा लें। ऐसे ब्लड प्रेशर का है, ब्लड प्रेशर का है, अगर किसी को एंजाइटी है, अब जितनी मर्जी मेडिसिन दे लो, उसका हाई ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ भी एंजाइटी हर बीमारी को, इवन कैंसर तक कहते हैं भी एंजाइटी की वजह से जो, क्योंकि एंजाइटी मेन क्या करती है? एंजाइटी आपकी इम्यून सेल्स को डाउन, इम्यूनिटी को डाउन करती है। अब कोरोना किनको ज़्यादा, जो जितना कोरोना से कोई डरता उसको कोरोना ज़्यादा होएगा, क्योंकि डर की वजह से इम्यूनिटी लो होगी। और ये सबको पता है जिसकी इम्यूनिटी लो है उसको कोरोना पकड़ता है। जो लोग ज़्यादा डरते हैं ना, ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं कोरोना से, उन्हीं को हुआ है, मैंने देखा है। तो मैं ये नहीं कह रहा भी कोरोना के लिए प्रिकॉशन ना लो, पर मैं कह रहा हूँ भाई डर भी एक एंजाइटी है, डर भी एक एंजाइटी की रूप है। किसी से डरना, हम डरते रहें ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो, ऐसा ना, ये आपकी इम्यूनिटी लो कर देगा ना। एंजाइटी, अब ओसीडी की वजह से आप सोचते हो ऐसा ना हो जाए, ऐसा, ये आप अंदर डर पैदा कर लिया, ये भी आपके ओसीडी को कभी ठीक नहीं होने देगा। तो डरो मत भी लोग क्या कहेंगे, कहने दो जो कहना है। खाना जब हम लोग खाते हैं, हाँ, तो खाना को कैसे खाना चाहिए, और एक जब खाना खा रहा है मॉर्निंग में और अगला जब हम लोग लंच करेंगे, तो उसके बीच में गैप कितना होना चाहिए? गैप तो जैसे 6 आवर्स का तो होना ही चाहिए ना। हाँ, 6 आवर्स का, हम 4 to 6 आवर्स, 4 आवर्स मिनिमम कहते हैं। हाँ, मिनिमम 4 to 6 आवर्स। जैसे 2 बजे अपन लंच करते हैं, 8 बजे डिनर करते हैं, ऐसे 8 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम स्टैंडर्ड जो है, 2 बजे लंच का, तो 6 to 8 आवर्स जो है, मतलब भी उसमें 8 बजे करते हैं तो 6 आवर, 4 to 6 आवर्स का गैप है। खाते समय तो कोई चीज़ देखना नहीं चाहिए गुरुजी, चाहे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ऐसा कुछ? तू तो खुद ही ज्ञानी है यार, तेरे को पता तो है सारी बातें। सही कह रहा है अभी, ये सही कह रहा है। जब खाना खाते मोबाइल नहीं देखना और उस समय मतलब ध्यान अपना कहाँ रखना चाहिए, बाइट पे या? ये ममता बताएगी। खाना खाते ध्यान कहाँ रखना चाहिए? बनाते समय कहाँ रखते हैं? खाना खाते हुए खाना खाने पे ध्यान रखो, उसकी एक एक बाइट को एंजॉय करो, है ना। ऐसे ना हो कि खाना खा के निकल जाए, हमें पता ही नहीं लगा क्या खाया क्या नहीं खाया कैसे। उस टाइम माइंड को वहाँ रखें, पहले तो खाने को देखें भी क्या बना हुआ है आज, उसकी स्मेल लें, उसको एंजॉय करें, है ना, धीरे धीरे सारा। फिर थैंक्स करें परमात्मा का। कितने लोग हैं जिनको एक टाइम भी खाना नहीं मिलता, भूखे सोते हैं, कितने लोग हैं इंडिया में कि भी मेरे को खाना मिला, दिस मीन्स आई एम लक्की, है ना, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। और खाना भी बड़ी बढ़िया, चाँप की सब्ज़ी और ये वाह, है ना, हलवा भी बनाते हैं साथ में। तो उस खाने के हर चीज़ को आप एंजॉय करो, और खाने में अपनी एक थैंकफुलनेस की फीलिंग, जब भी हम थैंकफुलनेस के, हमारे अंदर किसी का थैंक्स करने का भाव उठे ना, सेरोटोनिन बढ़ती है। तो जो हमारे, आप देखो शास्त्रों में, अपा सूर्य को भी देवता मानते थे, उसको भी वो करते थे, प्रणाम करते थे, नदी को भी माता मानते थे, उसको भी प्रणाम करते थे। ये क्या था? ये थैंकफुलनेस की फीलिंग थी। खाना खाने से पहले भी परमात्मा को हाथ जोड़ते थे। थैंकफुलनेस की फीलिंग से सेरोटोनिन बढ़ती है। तो उसके पीछे, हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक वो है। तो जब खाएंगे, जैसे मैंने कहा था, अपने ध्यान के बाद अपने शरीर का भी थैंक्स करो, मन का भी थैंक्स करो। जितना थैंक्स ज़्यादा करोगे आपकी सेरोटोनिन बढ़ेगी। तो खाना खाते हुए उसकी एक चीज़ को एंजॉय करें। उस टाइम जिसने खाना बनाया उसके प्रति भी थैंकफुलनेस की फीलिंग, भी इसने मेरे को इतने प्यार से खाना बना के दिया, है ना। एक एक चीज़ को खाएं, उसका टेस्ट लें, उसको स्वाद लें, चबा चबा के उसको स्वाद लें भी, हाँ मज़ा आ गया, है ना। सर ये आईबीएस जो हो जाता है सर, ये माइंड से, तो इसको सर कंट्रोल कैसे करते हैं? एंग्जाइटी से, एंग्जाइटी और फियर। जब भी एंग्जाइटी होएगी आईबीएस बढ़ जाएगा आपका। सर ये तो माइंड का पूरा, मतलब माइंड से एंजाइटी हो रहा है, लेकिन जो पेट से जो दिक्कत हो रहा है सर, वो पेट का तो टेम्परेरी में मैं बता दूंगा मेडिसिन आपको। हाँ, पेट का आईबीएस 2 तरह का होता है, एक आईबीएस सी, एक आईबीएस डी। तो आपको सी वाला या डी वाला, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया? नहीं कॉन्स्टिपेशन
कॉन्स्टिपेशन वाला उसका मैं आपको ना इसके बाद सारा दे देता हूँ। मेडिसिन भी और डाइट का ज़्यादा ध्यान रखना, क्या खाना उसमें आपको बीएचयू में सर चेक कराए थे तो उनको वो बोले थे कि कच्चा चीज कुछ नहीं खाना है, है। कच्चा चीज कुछ नहीं खाना है, जैसे हाँ केला नहीं खाना है, अरे केला करे, सलाद नहीं खाना। कौन बोला था? सर बीएचयू में डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर है। अच्छा, नहीं ऐसे तो बहुत कई लोग बोलेंगे। मैं आपको जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है ना, हमें उसी को फॉलो करना है ना। कोई कहेगा कच्चा खाना है, कोई कहेगा पक्का खाना है, तो बार बार जाने का मतलब मन करता है कि हाँ हो जाएंगे और फिर होता नहीं है, तो बार बार लगता है कि मतलब जाना पड़ेगा। हाँ वो IBS है, वो उसका मैं आपको पूरा मेडिसिन प्लस क्या खाना है क्या नहीं खाना ना। जैसे इसमें राजमा नहीं खाना, गोभी नहीं खानी, पत्ता गोभी नहीं खानी, फूल गोभी नहीं खानी, छोले नहीं खाने, ये सारा कुछ मना है इसमें टोटली। अमरूद की पत्ती, अमरूद का पाउडर दिए थे, अमरूद का पत्ती बोले थे इसको खाने से बहुत फायदा होगा, तो ट्राई किए थे तो अच्छा लगा था मुझको। नहीं मैं ये कह रहा हूँ ना, अगर इतना कुछ सुनोगे इधर उधर से फिर तो आप बस सारा दिन IBS का इलाज करते रहोगे और कुछ कर नहीं पाओगे। हाँ पर मैं आपको एक स्टैंडर्ड वो दे दूँगा, तो वो मैं इसलिए कह रहा था। हाँ ये राजेंद्र जी ये भी बताना था भाई, साइकोलॉजिकल OCD के रिलेटेड काउंसलिंग लेनी है ना, और वो तो राजेंद्र जी से लेना। OCD को छोड़ के कोई और काउंसलिंग लेनी है वो मेरे से ले लेना। उसमें स्टडीज़ के रिलेटेड है ना, उसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम है किसी को, कंसंट्रेशन नहीं बन रही या क्या, वो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो है ना। प्रोफेशन के रिलेटेड, स्ट्रेस आपको फैमिली में आ रही है या कहीं से भी आपको लगता है एंग्जाइटी मेरी नहीं कंट्रोल हो रही है ना, उसके बारे में आप कंसल्ट कर सकते हो। कोई मेडिकल प्रॉब्लम है किसी भी तरह की है ना, मेडिकल जैसे इन्होंने IBS का बताया उसके रिलेटेड आप, क्योंकि आई एम एन पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, तो मैं उसको वो चीज़ ज़्यादा आपको गाइड कर सकता हूँ। लेकिन OCD का जो जहाँ तक उसका सवाल है वो राजेंद्र जी आपको ज़्यादा बताएंगे है ना। तो हमारा अलग अलग फील्ड है, किसी को स्पिरिचुअल जैसे इसको ज़्यादा स्पिरिचुअल रहता है तो ये भी आप भी मेरे से कंसल्ट तो आप लोग भी मेरे पास काउंसलिंग ले सकते हो, पति को कैसे काबू करना है उसका भी है मेरे पास सारा। हाँ ठीक है।